हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कोर्ट फीस एक्ट का चैप्टर 3A तक के हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम चालू करेंगे चैप्टर 4, 5 और 6। ठीक है, और साथ में सारे शेड्यूल्स के मैं आपको इम्पोर्टेंट मार्क कराऊंगी। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 में दिया हुआ है सेक्शन 20। सबसे पहला ये बात करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोसेसेस, जो प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, उसके खर्चे के बारे में रूल कौन बनाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है आंसर? आपका आंसर आएगा हाई कोर्ट विल मेक द रूल। ठीक है, हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू फ्रेम रूल्स रिगार्डिंग किसके किसके फीस फॉर सर्विंग एग्जीक्यूशन प्रोसेसर, फिर उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट प्रोसेस एंड रिम्यूनरेशन ऑफ प्रोसेस सर्वर्स। ठीक है, ये सब के लिए कौन बनाएगा रूल? हाई कोर्ट बनाएगी। देन इसके बाद आता है, और इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह भी कौन कर सकती है? तो हाई कोर्ट कर सकती है। ठीक है, इसमें आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोसेसेस हो गए, या फिर इसमें मॉडिफाई करने की बात हो गई फीस के बारे में, तो ये सब के लिए कौन अथोराइज है, कौन रूल बनाएगा? तो इसमें हमारा आएगा हाई कोर्ट। ठीक है, और हाई कोर्ट के पास और क्या पावर है? टू ऑल्टर और ऐड टू दीज रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, मतलब उसको वो चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, इसमें ऐड भी कर सकते हैं। और ये जो रूल जो होंगे सब बनाने के बाद वो क्या करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट से कंफर्म कराएंगे, और उसके बाद ऑफिशियल गैजेट में ये प्रोड्यूस किए जाएंगे। ओके, क्लियर है? ये कंफर्मेशन बोलता है। और जब तक के न्यू रूल जो है इनैक्ट नहीं हो जाता, पब्लिश नहीं हो जाता, तब तक के जो पुराने रूल से जो पेमेंट हो रही थी वो वैसी ही चलती रहेगी। क्लियर? देन उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 28, टेबल ऑफ प्रोसेस फीस। प्रोसेस फीस का जो एक ना टेबल बना के हर इंग्लिश इंग्लिश और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पब्लिकली डिस्प्ले में रखा जाएगा हर एक कोर्ट में। ठीक है, आप कहीं पे भी अगर वहाँ पे देखेंगे कोई बोर्ड होगा, ऐसा स्टिकी नोट्स वाला बोर्ड होगा, या फिर कहीं पे दीवार में लगा रहेगा एक फीस का, जिसमें लिखा क्या लिखा रहेगा कि किस खर्चे के लिए कितनी फीस लगनी है। ठीक है, मतलब कोई इस प्रोसेस के लिए कितना फीस लगना है। क्लियर? ये बताया हमारा सेक्शन 21। देन इसके बाद आता है पियोन्स के बारे में, सेक्शन 22। पियून्स जो है उनको कौन अपॉइंट करता है? पियून्स दो जगह अपॉइंट होंगे, एक हाई कोर्ट में और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, तो हाई कोर्ट में कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट में जो है स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, और हाई कोर्ट के रूल के हिसाब से अपॉइंट किया जाएगा। क्लियर? ठीक है, और इसमें डिस्ट्रिक्ट जज जो है, डिस्ट्रिक्ट जज और हर मजिस्ट्रेट होगा, डिस्ट्रिक्ट जज एंड मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि उनके यहाँ कितने प्यून, कितने क्लर्क की ज़रूरत है। ये कौन डिसाइड करेंगे? डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने कोर्ट में डिसाइड करेंगे। क्लियर? उसके बाद आता है एक मुफस्सिल स्मॉल कॉज कोर्ट। स्मॉल कॉज कोर्ट में कौन करेगा डिसाइड? इसमें भी बोला गया है जो सबॉर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वही डिसाइड करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, हाई कोर्ट रूल बनाएगा कि किस तरीके से अपॉइंट करना है, प्रोसीजर उसका क्या होगा, और डिसाइड कौन करेगा कि हमको कितने चाहिए, क्या चाहिए, तो ये डिसाइड करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज और मजिस्ट्रेट। ओके, ठीक है। देन इसके बाद आएगा 23। 23 बात करता है हमारे रेवेन्यू कोर्ट्स में प्यून्स की। तो जो आपका रेवेन्यू कोर्ट्स में जो प्यून्स है, जैसे ये अपन का अभी जो डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही थी, तो वहाँ पे रूल कौन बना रहा था? हाई कोर्ट। तो यहाँ पे रूल कौन बनाएगा? CCRA। ठीक है, CCRA, चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी। ओके, और डिसाइड कौन करेगा कि कितने प्यून्स चाहिए, है ना, उनका क्या कैसा रहेगा, वो सब डिसाइड कौन करेगा? कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? कितने नंबर ऑफ प्यून्स जरूरी है एग्जीक्यूशन के लिए, ये डिसाइड करेगा कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। और कोर्ट्स में कौन डिसाइड करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज और मजिस्ट्रेट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। सेक्शन 24 रिपील हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 5। चैप्टर 5 आता है कि मोड ऑफ लिवाइंग फीस, जो फीस लगाई जाएगी उसको कैसे लिवाई करी जाएगी, है ना। तो इसमें सबसे पहला बोलता है सेक्शन 25 कि फीस जो है कलेक्ट करी जाएगी हमेशा स्टैंप द्वारा। आप लोग देखते होंगे कोर्ट का प्रोसीजर हो या बहुत जो जुडिशियल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें जनरली हम स्टैंप पेपर यूज करते हैं, या फिर स्टैंप टिकट वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो वो हम काइंड ऑफ कोर्ट फीस देते हैं। तो शैल बी कलेक्टेड बाय स्टैम्प्स। क्लियर? देन उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 26। 26 क्या बोला है? स्टैम्प कैसा होना चाहिए? इम्प्रेसिव और अडेसिव, है ना। स्टैम्प जो इसमें लगेंगे वो इम्प्रेस करने वाले होने चाहिए। कैसा? मतलब कि
धोतन करने के लिए धोतन करने के लिए उपयोग में लाए, ठीक है, और अडेसिव, और या फिर क्या हो सकते हैं, पार्टली इम्प्रेसिव एंड पार्टली अडेसिव भी हो सकते हैं, छापित या आसंजक, ठीक है, छापित या आसंजक, एज डायरेक्टेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल के डॉक्यूमेंट्स हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलेगा, अदर डॉक्यूमेंट्स में स्टेट गवर्नमेंट का रूल चलेगा। क्लियर? ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 27। अब जो है सप्लाई नंबर रिन्यूअल एंड कीपिंग अकाउंट्स ऑफ स्टैम्प्स, स्टैम्प्स को कैसे सप्लाई किया जाएगा, उसको कैसे नंबरिंग की जाएगी, उसको रिन्यू कैसे किया जाएगा, ये सब के बारे में बताता है। तो इसके लिए रूल कौन बनाएगा? इसके लिए रूल बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट, फीस के लिए रूल बनाएगा हाई कोर्ट, स्टैम्प्स के लिए रूल बनाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है रूल बनाएगा। इसमें नो इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, दैट वाज ऑफ 2018। 2018 के अमेंडमेंट से एक इसमें ये बन गया ए, और ए पॉइंट एक जोड़ा गया जिसमें ये बोला गया था कि मैनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ पेमेंट ऑफ कोर्ट फी एंड इट्स रिफंड, उसके लिए भी रूल कौन बनाएगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ कोर्ट फीस एंड रिफंड। आप लोग देख रहे होंगे अभी तक के मैं जितने भी एक्ट्स पढ़ाई, इसमें मैं एक तो बहुत पुराने पुराने अमेंडमेंट तो ऑलरेडी मेरे नोट्स में रहते थे, बट जो थोड़े रीसेंट है या जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स है मैंने उसको नोट्स में ना रख के यहाँ पे आप लोग को सामने बताने का कोशिश किया है, ताकि आप लोग को ये चीज़ें याद रहे, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के बारे में अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट था, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? 2018 का अमेंडमेंट था। क्लियर? ओके। देन उसके बाद कैसे सप्लाई करे जाएंगे स्टैम्प्स, वो बोला है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितने ज़रूरी हैं और कितना फीस उसमें चार्ज करना है, ये सब के लिए रूल्स। रिन्यू कैसे करना है, या कोई ख़राब हो गए स्टैम्प्स उनको रिन्यू कैसे करना है, और स्टैम्प्स का लेखा जोखा किस तरीके से रखना है, ये सारे के लिए रूल कौन बनाएगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। फिर उसमें ये भी बोला गया है कि फॉर स्टैम्प्स यूज्ड अंडर सेक्शन 3, सेक्शन 3 हमने क्या पढ़ा था? कोर्ट जब अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ले रहा है तो, ठीक है, सेक्शन 3 में अगर हाई कोर्ट में अगर स्टैम्प यूज किया जा रहा है तो सच रूल शैल बी मेड विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट। चीफ जस्टिस जो होंगे कोर्ट के, उनके कंकरेंस से ही वो रूल बनाए जाएंगे। क्लियर? और ये सारे जो रूल्स बनाए जाएंगे ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 28। सेक्शन 28 ये बोलता है कि स्टैंपिंग डॉक्यूमेंट्स इन एडवर्टेंटली रिसीव्ड, मतलब क्या होता है? अनवधानता से ले ली गई दस्तावेज का स्टैंपित किया जाना। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ना, एनी डॉक्यूमेंट दैट रिक्वायर्स दैट रिक्वायर्स अ स्टैम्प अंडर दिस एक्ट, अगर वो स्टैम्प करके नहीं लाई जाती है तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके। However, अगर this document is mistakenly or inadvertently received, filed or used, ठीक है, और यूज्ड इन एनी कोर्ट, गलती से अगर कर दी गई है किसी कोर्ट में, ठीक है, विदाउट बीइंग प्रॉपरली स्टैम्प्ड, तो क्या करेंगे? फॉलोइंग ऑथराइज जो है उसको स्टैम्प करेगी। कौन कौन सी अथॉरिटी है? प्रिसाइडिंग जज हो सकते हैं, हेड ऑफ ऑफिस हो सकते हैं, कोई भी जज होंगे हाई कोर्ट के, अगर हाई कोर्ट में मैटर गया है तो कोई भी जो जज होंगे हाई कोर्ट के, ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग बोल सकते हैं कि इसे प्रॉपरली स्टैम्प किया जाए। कब कब? लेकिन सिर्फ मिस्टेकनली एंड इनएडवर्टेंटली रिसीव्ड हुई है तो। ओके, ओके। देन आता है हमारा सेक्शन 29। सेक्शन 29 ये बोलता है अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है उसे अमेंड किया गया है, सिर्फ मिस्टेक उसमें ठीक करी गई है और उसको सिर्फ ओरिजिनल जो है ताकि उसको ओरिजिनल से मैच किया जा सके, ऐसा किया गया है, तो उसमें एक नया फ्रेश स्टैम्प लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, क्लियर है? यहाँ पे फ्रेश स्टैम्प लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट था और ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल में डेट शायद ऐसी थी 24 की थी और इसमें 22 हो गई, तो इसमें आप करेक्ट कर रहे हो, जस्ट 24 कर रहे हो ताकि वो ओरिजिनल से कंफर्म रहे, है ना। तो इसमें अगर ऑलरेडी एक स्टैम्प लगा हुआ है तो और नया आपको स्टैम्प लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बोला गया है। क्लियर है 29 में? ओके। अच्छा,
एक और अमेंडमेंट आया था बीच में, दैट इज 28A। 28A अमेंडमेंट जो था उसमें ये बोला गया था, उससे ये आया था, ठीक है। ये मैं आप लोग को ठीक यहाँ पे मैं बताती हूँ। 28A, ठीक है। 28A जो है क्या बात करता है, रिकवरी ऑफ डेफिसिट और अनपेड कोर्ट फीस। रिकवरी ऑफ डेफिसिट, अनपेड कोर्ट फीस। इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि सिविल या क्रिमिनल जो भी रिकॉर्ड्स हैं या जो भी रेवेन्यू केसेस हैं उनको एग्जामिन करते समय अगर कोई पब्लिक ऑफिसर को लगता है कि इसने कोर्ट फीस कम दी हुई है तो वो, या फिर उसमें कोर्ट फीस ही नहीं दी गई है या फिर कम दी गई है, तो वो क्या करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। रिपोर्ट करेगा, किसको करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। कोर्ट के या फिर रेवेन्यू ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा, जो भी इसका कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर है उनको रिपोर्ट करेगा। फिर उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा या रेवेन्यू ऑफिसर जिसको भी रिपोर्ट करेगा वो खुद को पहले संतुष्ट करेगा कि प्रॉपर कोर्ट फीस शायद नहीं दी गई है, ठीक है, या फिर कितना अमाउंट इसमें लगना चाहिए ये सब। और उसके बाद क्या करेगा, जो पर्सन है, ठीक है, जिससे फीस लेनी है उसको बुलाएगा, ठीक है। तो कॉल द पर्सन एंड टेल हिम टू पे, ठीक है। टेल हिम टू पे मतलब नोटिस देके उनको बुलाएगा। अब उसके बाद जब वो अगर नहीं आ पाता है तो क्या करेगा, एक एज एन एरियर, एज एन एरियर जो है रिकवर कर लेगा, एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू मतलब अटैच करके, सेल करके, ये सब करके वो रिकवर कर लेगा, ठीक है। 28 में यही बात करी हुई है, क्लियर है। मतलब ये सारा फाइंडिंग ये सब निकाल के क्या करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर बोलेगा कि आप एक नोटिस जारी करो उस बंदे को जिससे हमको ये चीज़ रिकवर करनी है, और उसको बोलो कि आप आके इतने दिन के अंदर अंदर फीस दो। अगर वो फीस नहीं देता है तो उसको एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू उसे रिकवर कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसका एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि आप रिकवर कर लो, क्लियर है, ओके। देन आता है हमारा सेक्शन 30। सेक्शन 30 बोला है कैंसलेशन ऑफ स्टैम्प। कैंसलेशन ऑफ स्टैम्प मतलब मैंने आप लोग को क्या बताया था, शायद या नहीं बताया था, आई डोंट नो, याद नहीं कर पा रही हूँ मैं, ठीक है, फिर भी मैं अभी बता देती हूँ। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है अगर स्टैम्प होके आनी है तो उसको स्टैम्प करा जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर आप लोग देखे होंगे एक सील लगता है कैंसल्ड करके, जैसे ये चेक है तो इसमें ऐसे सील लगता है कैंसल्ड, है ना, ये एक सील लगेगा। जब ये सील लग गया मतलब ये माना जाएगा कि पेमेंट हो गया है, कोर्ट फीस का पेमेंट हो गया है, ठीक है। तो पंचिंग या तो पंच आउट कर सकते हैं फिगर हेड को, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, कैंसिल कैसे कर सकते हैं, डिस्ट्रॉइंग द रिमूव्ड पार्ट, ठीक है, बचे हुए पार्ट को रिमूव करके, ओके, ये तरीके से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर हुआ। हमने अभी कहाँ से कहाँ तक के पढ़ा, 25 से पढ़ा कि स्टैम्प द्वारा फीस कलेक्ट की जाएगी। स्टैम्प कैसा होना चाहिए, इम्प्रेस्ड और एडेसिव होना चाहिए। इसके लिए रूल्स कौन बनाएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगी। देन इसके बाद आएगा आप लोग का स्टैंपिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर इनएडवर्टेंटली अगर रिसीव्ड हुई है तो। 28 में अगर रिकवरी ऑफ डेफिसिट और अनपेड कोर्ट फीस। फिर उसके बाद 29 में आएगा आप लोग का अमेंडेड डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद 30 में आएगा आपका कैंसलेशन ऑफ स्टैम्प्स, क्लियर है यहाँ तक का। देन उसके बाद हमारे 31 32 ओमिटेड है, ओके। हमारा आता है फिर मिसलेनियस चैप्टर 6, दैट इज 33 में क्या बोला गया है कि जो भी क्रिमिनल केसेस में डॉक्यूमेंट्स को, ताकि
अन्याय ना हो किसी के साथ, ठीक है, किसी के साथ अन्याय ना हो, इसीलिए इसको बिना पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस के भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। क्रिमिनल के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसे बिना कोर्ट फीस के भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ताकि अन्याय ना हो किसी के साथ। क्लियर है। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 34। सेक्शन 34 ये बोलता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी उनके पास अथॉरिटी होगी कि वो स्टैम्प का सेल करना को रेगुलेट करे। ओके, इसके लिए वो रूल बना सकते हैं। कैसे रूल बना सकते हैं? वो किसी सेलर को ऑथराइज कर सकते हैं कि आप ही बेचोगे ये स्टैम्प्स, ठीक है, और उनकी ड्यूटीज और रेम्यूनरेशन वो लोग तय करेंगे। क्लियर है। रेम्यूनरेशन वो लोग तय करेंगे। आप लोग देखते होंगे कोर्ट में स्पेसिफिक लोगों के पास ही आपको टिकट्स या स्टैम्प पेपर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि दे आर ऑथराइज्ड पर्सन्स बाय देयर गवर्नमेंट, ठीक है, कि वो ये सारी चीज़ें बेच सकें, ठीक है। वो लोग, आप देखे होंगे कभी आप स्टैम्प पेपर अगर लेने गए होंगे, आपका नाम लिखाते हैं, साइन कराते हैं, तो वो जो प्रोसेस है ये प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है, ये उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये कौन बनाएगा ये प्रोसेस के बारे में रूल? ये बनाएगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। और ये सारे जो रूल्स होंगे ऑफिशियल गैजेट में लिखे जाएंगे। अब जो कोई ऑथराइज्ड पर्सन है वो डिसोबे करता है, रूल को डिसोबे करता है, या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन स्टैम्प बेचता है, ठीक है, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन स्टैम्प बेचता है, तो इसमें उनको सज़ा क्या लिखी हुई है? इसमें उनको 6 महीने तक की सज़ा है, 500 रुपये तक का फाइन है, और दोनों हो सकती है। क्लियर है। 6 महीने तक की सजा, 500 रुपये का फाइन, दोनों हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डायरेक्ट पेनाल्टी से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है। ओके, देन अपन आते हैं सेक्शन 35 में। सेक्शन 35 में ये बोलता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गैजेट में फीस को रेमिट कर सकती है, छूट प्रदान कर सकती है, कम कर सकती है, ठीक है। ये इस या तो सारे में भी हो सकता है या फिर स्पेसिफिक फीस पे भी हो सकता है। क्लियर है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है और मॉडिफाई कर सकती है अपने पुराने ऑर्डर्स को भी। ओके, और स्पेसिफिक रिमिशन मतलब प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सक्सेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोर्ट फीस की बात है। एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू की बात है, ठीक है। फीस ऑन परमिट्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कंट्री स्पिरिट्स। कहाँ पढ़े थे कंट्री स्पिरिट्स? आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे कहाँ पे, कौन से सेक्शन में, ठीक है। ओके, अच्छा, उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये बोला गया था कि ऐसी जो भी कैटेगरीज ऑफ पर्सन है जो यहाँ पे मेंशन की गई है, और जिनका एनुअल इनकम जो है 25,000 से ऊपर नहीं है। क्या है? एनुअल इनकम 25,000 से ऊपर नहीं है, ठीक है। और ये सारी जो कैटेगरी ऑफ पर्सन है, ये लोग, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, अगर ये लोग हैं और उनका इनकम 25,000 से ऊपर नहीं है, तो इनको कोर्ट फीस से छूट दी जाएगी, ठीक है। इनको कोर्ट फीस से छूट मिलेगी। कौन कौन से? मेंबर ऑफ एसटी, मेंबर ऑफ एससी, माइनर्स, विमेन, आर्टिसन, अनस्किल्ड लेबर्स, लैंडलेस लेबर्स, ठीक है, एंड पर्सन बिलोंगिंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना। ये सारे जो मेंबर्स हैं और जिनकी भी इनकम जो है, जिस दिन आप प्लेन प्रेजेंट कर रहे थे 25,000 से कम है, तो आपको कोर्ट फीस देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। उनको रेमिशन मिलेगा। क्लियर। ओके। और मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, मतलब इसमें डेफिनेशन दी हुई है कि कौन है, और मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब की भी डेफिनेशन इसमें दी हुई है। क्लियर है। ओके, देन आता है हमारा सेक्शन 36। सेक्शन 36 ये बात करता है कि चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5 किस में अप्लाई नहीं होगा? अकाउंटेंट जनरल ऑफ हाई कोर्ट एट फोर्ट विलियम, जो अब हमारे काम का नहीं रह गया है, ठीक है, और एडिशनल फीस रिसीव्ड बाय एनी हाई कोर्ट ऑफिसर इन एडिशन टू देयर फिक्स्ड सैलरी, इन पे ये अप्लाई नहीं होगा, चैप्टर 2 और चैप्टर 5। क्लियर है। ओके, यहाँ तक क्या हमारा कोर्ट फीस का सेक्शन पार्ट हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। हमने अभी कहाँ से कहाँ तक पढ़ा? 33 में हमने पढ़ा क्रिमिनल केसेस में कोर्ट फीस देने की ज़रूरत नहीं है। 34 में हमने पढ़ा सेल ऑफ स्टैम्प्स, उसमें पेनाल्टी हमने पढ़ी कि 500 रुपये तक का फाइन और 6 महीने तक की सज़ा, या दोनों हो सकती है। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा? 35 में रेमिशन किसको किसको मिलेगा, और 36 में सेविंग क्लॉज है, ठीक है।
कि चैप्टर 2 और 5 जो है एडिशनल फीस जो अगर हाई कोर्ट द्वारा रिसीव हो रही है तो उस पर लागू नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ पे हमारा सेक्शन पार्ट पूरा खत्म होता है। क्लियर? हमने 35 तक के सेक्शंस इसमें कंप्लीट कर लिया। अब इसमें है 3 शेड्यूल। 3 शेड्यूल में हमारे 2 शेड्यूल जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तीसरा जो है वो फॉर्म के बारे में बात करता है, तो एक फॉर्मेट दिया हुआ है फॉर्म का, वैल्यूएशन कैसे करने करके। और शेड्यूल 1 हमारा बताता है एड वैलोरम फीस। एड वैलोरम फीस मतलब क्या होता है? एड वैलोरम फीस मतलब होता है कि वैल्यू के बेसिस पे आप फीस लगाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, या फिर मैं बता रही थी ना कि इतने इतने वैल्यू पे फीस लगेगी, वो होता है। क्लियर? ठीक है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये बहुत कैलकुलेशन पार्ट है। ये आपके हो सकता है मेंस में काम है, बट बहुत आज तक के तो ऐसा आया नहीं है क्वेश्चन कि आपको कोर्ट फीस कैलकुलेट करना पड़े, वो भी इतना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नहीं आया है। तो मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट बस टिक करा दे रही हूँ, मार्क करा दे रही हूँ। आप उसको एक बार जाने के पहले एग्जाम में एक बार जस्ट ऐसे पलट लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो इसमें आइए शेड्यूल 1 का 2 सेकेंड वाला, देन ये 5, देन ये 6 and 7 बोथ, विल 11। ठीक है, ओके, बस यहीं तक है। ठीक है, इतना ये शेड्यूल 1 में है। देन शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 में शेड्यूल 2 में सीधा आप आइए 2 and 3 प्रॉपर के एप्लीकेशन दोनों को आपको पढ़ना है। एप्लीकेशन के लिए 2 रुपये, और अगर अपील कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रहे हैं तो 5 रुपये, और हाई कोर्ट में कर रहे हैं तो 5 रुपये। ठीक है, देन इसके बाद बेल बॉन्ड वगैरह के लिए दैट इज 6, 2 रुपये। डिवोर्स एक्ट के लिए 2 रुपये। मुख्तारनामा वकालतनामा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, 10th में है। ठीक है, अगर सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में कर रहे हैं तो 5 रुपये, है ना। या फिर अगर कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू के पास है तो 10 रुपये, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में है तो 10 रुपये, हाई कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं तो भी 10 रुपये, और गवर्नमेंट में प्रेजेंट कर रहे हैं तो भी 10 रुपये। क्लियर? क्या? फिर उसके बाद ये भी अपील जो हो रही है, अगर हाई कोर्ट में प्रेजेंट हो रही है तो 15, अदर कोर्ट में 10 रुपये। कैविएट ये आया है 20 रुपीज़। ठीक है, आया हुआ है ये क्वेश्चन, 20 रुपीज़। देन उसके बाद आर्बिट्रेशन एक्ट से रिलेटेड भी आप एक बार देख सकते हैं 17 और 18 को। देन स्पेशल मैरिज एक्ट का आया है 28। ठीक है, 40 रुपीज़। ठीक है, और शेड्यूल 3 मैंने आप लोग को बताया था, फॉर्म ऑफ वैल्यूएशन। क्लियर है? इसके साथ हमारा आज कोर्ट फीस एक्ट पूरा खत्म होता है। आप लोग शेड्यूल को बस इतना ही देख के जाइएगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम क्वेश्चन आएंगे शेड्यूल साइड से, क्योंकि आपका सेक्शन पार्ट ही बहुत सारा क्वेश्चन कवर कर लेगा। ओके, तो इसके बाद हमारा एक लास्ट सब्जेक्ट बचेगा जो है हमारा छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959। ये थोड़ी बड़ी क्लासेस होंगी। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्लासेस होंगी, जैसा कि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है और मैं जान भी रही हूँ कि ये सब्जेक्ट जो है छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ क्लियर ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, नहीं समझ पा रहे, या तो वो सब्जेक्ट बहुत बोरिंग हो रहा है या फिर बहुत समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी अपने साइड से कि बहुत इजी वे में, ताकि आप लोग इन्जॉय करें उस सब्जेक्ट को पढ़ने में और आप लोग का सारा उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं वैसा आप लोग के सामने क्लास लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।